टॉपिक फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यानी कि जीएमपी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि जीएमपी क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बेसिक प्रिंसिपल क्या है और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में इसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये स्लाइड 1 है। आप देख सकते हैं कि जो हेडिंग है वो व्हाट इज जीएमपी और यहाँ पे आपको बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई है। जैसे पहले ट्रेंड पर्सनल्स है, फिर क्लीन फैसिलिटीज के बारे में, क्वालिटी कंट्रोल है, डॉक्यूमेंटेशन है, फिर यहाँ पे आपको बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स क्या होगी इसकी? Good manufacturing practices is a system of guidelines and regulations. ध्यान दीजिएगा, ये है गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस यानी नियम और कानून that ensure products are consistently produced and controlled according to quality standards. तो जैसे कि आप समझ रहे हैं कि कोई भी अगर मेडिसिन हम बना रहे हैं तो उसकी कुछ क्वांटिटी होती है। जैसे मान लो पैरासीटामोल हम ले लेते हैं तो उसकी एक क्वांटिटी फिक्स होती है कि इस टैबलेट में हमने पैरासीटामोल 25 mg है, 5 mg है, 60 mg है, ऐसे एक क्वांटिटी हम फिक्स रखते हैं। वो क्वांटिटी कैसे फिक्स हो रही है? वो एक जो क्वालिटी स्टैंडर्ड, जिसको हम वर्ड यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड की, हमने एक क्वालिटी सेट रखी है कि हमने 25 mg डाली है तो वो 25 mg हर टैबलेट में होनी चाहिए। ये कौन इंश्योर करता है? कि ये काम है इंश्योर कैसे करने का? जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यानी कि जीएमपी। जीएमपी बहुत ही वाइड टर्म है और हम आज इसको समझेंगे। तो जीएमपी क्या है? जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें कि बेसिक्स की, तो जीएमपी इज अ सिस्टम ऑफ गाइडलाइंस एंड रेगुलेशन दैट इंश्योर प्रोडक्ट are consistently produced and controlled according to quality standards. In the pharmaceutical industry, GMP is essential to ensure that medicines are safe, effective, and of the required quality. अब एक बात समझिए, आपने एक मेडिसिन बना दी, अब उसको पेशेंट को देना है। पेशेंट को एक प्रूफ भी चाहिए होता है ना कि जो मेडिसिन वो खा रहा है वो ठीक है कि नहीं, उसके कुछ साइड इफेक्ट यानी कि जो इफेक्ट के लिए है उसके अलावा कुछ और इफेक्ट तो नहीं है, या जो आपने स्टैंडर्ड डेज से किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि आपको 25 mg की ये मेडिसिन लेनी है, तो वो कैसे इंश्योर करेगा कि ये 25 mg हमने लेवल पर तो लिख दिया कि दैट्स टैबलेट कंटेंट 25 mg ऑफ दिस ड्रग्स, बट वो कैसे इंश्योर करेगा? तो वहां पे काम आता है ये फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। क्योंकि जब आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहाँ लिखा होगा कि मैन्युफैक्चर्ड इन दिस प्लांट, और उस प्लांट की अगर हिस्ट्री निकालेंगे तो वो पता चल जाएगा कि वो प्लांट जीएमपी रजिस्टर्ड है या नहीं। तो जीएमपी का काम क्या है? जीएमपी का काम बस इतना है कि एक रूल है हमारी। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने प्रोडक्ट में 25 mg लिख दिया तो प्रोडक्ट की जो स्टैंडर्ड बना हमारा उसमें 25 mg होना चाहिए। ऐसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रूल है। मैं जैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ कि ये काम है जीएमपी का। जो भी चीज बन रही है या जो बन चुकी है वो सेफ है, ये मोहर लगाता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के द्वारा। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब देखिए डेफिनेशन क्या है। तो जीएमपी इज अ पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस दैट कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मतलब आप चाहे कुछ भी बनाओ, टैबलेट बनाओ, सिरप बनाओ, आई ऑइंटमेंट बनाओ, या कुछ भी कैप्सूल, इंजेक्शन, कुछ भी जो भी बन रहा है, जीएमपी ये जीएमपी ये एश्योर करता है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग पूरी प्रोसेस से हुई है। हमने हर चीज चेक कर रखा है, एक एक चीज की बारीकी से जांच की गई है और ये जो प्रोडक्ट आपके पास है ये बिल्कुल सेफ है। सबसे पहला क्या आता है जीएमपी? सबसे पहले हम जीएमपी में रखते हैं पर्सनल। क्यों पर्सनल?
वो इंसान है जो प्रोडक्ट के सबसे ज्यादा करीब है। तो जीएमपी ये एश्योर करता है कि जो प्रोडक्ट के सबसे ज्यादा करीब जो पर्सनल है वो सही सलामत है, उसको पता है कि क्या करना है। प्रेमिसेस एंड फैसिलिटीज, दूसरी चीज है कि जहाँ प्रोडक्ट बना है वो जगह, वो एरिया उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए सफिशियंट है, सुटेबल है। तीसरा इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं या जो इक्विपमेंट यूज होने हैं वो इसके लिए एकदम बेस्ट है। डॉक्यूमेंटेशन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। जब बात डॉक्यूमेंटेशन की आती है तो जीएमपी ये कहता है कि भाई आपने चाहे जो किया, आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो रही वो डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। सीधे तौर पे आप फार्मा के स्टूडेंट है, आपको पता होगा एक वाइड टर्म आती है एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। उसके बाद आती है बीएमआर, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। ये सब डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट है जो आती है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अंदर। तीसरा सब सॉरी अगला है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की जो लाइनें होती है, जो प्रोडक्शन के मेथड होते हैं वो सारी जीएमपी वैलिड है। क्वालिटी कंट्रोल यानी कि जो क्यूसी से टेस्टिंग हुई है वो हमने जीएमपी के अंदर करी है, सारी नियम कानून से करी है, जो भी हमारे स्टैंडर्ड टेस्टिंग है वो हमने सही से करी है। स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हमने बनाया प्रोडक्ट, उसको अच्छे से स्टोर करा है, उसको फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हमने अच्छे से नियम कानून का फॉलो करके डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है। कंप्लेंट्स एंड रिकॉर्ड, जीएमपी के अंदर ये भी एक सेक्शन आता है कि अगर आपके प्रोडक्ट पे किसी ने कंप्लेन करा तो आप उस कंप्लेन को कैसे हैंडल करते हैं। अगर कंप्लेन हैंडल नहीं कर पा रहे, प्रोडक्ट को वापस लाना पड़ा यानी मार्केट से हटाना है, तो आप उसमें कैपेबल है या नहीं है, ये भी जीएमपी के अंदर आता है। सेल्फ इंस्पेक्शन एंड ऑडिट्स, अब ऑडिट का नाम सुनते लोगों को लगता है कि ऑडिट तो भाई अपनी गवर्नमेंट एजेंसीज करती है या फिर ये आपके रेगुलेटरीज करती है। नहीं, जीएमपी की भी ऑडिट होती है और वो सेल्फ इंस्पेक्शन से भी ऑडिट की जा सकती है। जब आप इंडस्ट्री में आओगे तब आप देखोगे कि हर एक साल पे या हर 6 महीने पे हर कंपनी के अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, वो सेल्फ ऑडिट करते हैं। एक ऑडिट की टीम बनेगी और वो उनके पास एक जीएमपी चेकलिस्ट होती है। चेकलिस्ट में सारे लिखे रहते हैं कि पर्सनल जैसे कितने पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे रखे हैं, वो सारे पॉइंट्स उस डॉक्यूमेंट में, उस चेकलिस्ट में मेंशन रहते हैं। उसमें क्या क्या चेक करना है वो भी मेंशन रहता है, उसके हिसाब से वो चेक करते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़े। अब देखिए, जैसे मैंने आपको समझाया क्या दिक्कत हो सकती है वो सेम यहाँ मैंने मेंशन कर रखी है। जैसे पर्सनल पर्सन क्या कर सकते हैं। स्टाफ मस्ट बी प्रॉपरली ट्रेन, क्वालिफाइड एंड फॉलो हाइजीन एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल। जो भी आपकी कंपनी ने या जो भी आपके रेगुलेटरी अथॉरिटी ने डिसाइड कर रखा है वो सारी ट्रेनिंग उस बंदे ने ले रखी है जो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग पे काम कर रहा है, वो क्वालिफाइड है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो पूरी तरीके से हाइजीन है और सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है। प्रीमिसेस एंड फैसिलिटीज, मैन्युफैक्चरिंग एरिया शुड बी क्लीन। अब पता है आपको, फार्मा में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। आप जब भी मैन्युफैक्चरिंग में आओगे, जब आप मैन्युफैक्चरिंग एरिया में जाओगे ना, जब स्टार्टिंग में जा रहे हो या आपने 5 साल 10 साल लगा लिए, क्लीनिंग करनी पड़ेगी, वेसल्स धोने पड़ेंगे, टैंक साफ करने पड़ते हैं, ये क्लीनिंग एश्योर करनी पड़ती है हर किसी को। अब बात करते हैं इक्विपमेंट की, तो मशीन्स एंड टूल मस्ट बी कैलिब्रेटेड, मेंटेन एंड वैलिडेट। अब ये एक नई चीज है, कैलिब्रेटेड, मेंटेन एंड वैलिडेट। ये क्या है भाई? तो जो हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, कैलिब्रेटेड है कि नहीं। अब जैसे मान लो आपने विंग बैलेंस ली, हमें डालनी है 2 किलो, विंग बैलेंस कैपेबल है वो 2 किलो देने के लिए? कहीं वो 2 किलो को 2.5 किलो तो नहीं दिखा रहा, 3 किलो तो नहीं दिखा रहा। वो कैलिब्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, मेंटेन है कि नहीं। अब जैसे आप विंग बैलेंस पे
वेट कर रहे हो वो टोटली विंग बैलेंस मेंटेन तो है कि नहीं, टूटा फूटा तो नहीं है, उसकी मीटर जो है वो बॉस काम कर रही है कि नहीं कर रही है सही से, वो भी जीएमपी के अंडर आता है। वैलिडेटेड फॉर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, उसको किसी ने वेरीफाई करा है कि नहीं कंसिस्टेंट, ये मतलब यूज किया जा सकता है कि नहीं, यूज किया जा सकता है तो कब तक यूज किया जा सकता है। जैसे आप एक फोन खरीदते हो, फोन भी 3-4 साल में खत्म हो जाता है, तो वो तो एक मशीन है ना, आप किसी के जान बचाने के लिए एक मेडिसिन बना रहे हो, उसमें आप कैसे ये कर सकते हो कि हम कुछ भी कर दे, वेट ही तो करना है, ऐसा नहीं हो सकता ना। इसके लिए हमने बनाया कि वैलिडेटेड फॉर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, हर चीज की एक वैलिडेटेड होती है। अब जैसे मान लो, जैसे विंग बैलेंस का एग्जांपल दिया मैंने, कैलिब्रेटेड होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। अब डेली डेली तो हमें कर नहीं सकते, क्योंकि इतनी बड़ी प्लांट बना रखी है, डेली तो हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है ना। तो इसके लिए हम एक वैलिडेटेड करते हैं उसको कि हाँ हमने आज कैलिब्रेट करी, अब ये 10 दिन बाद हम कैलिब्रेट करेंगे, तो वो वैलिडेटेड डेट उस पर लिखी होनी चाहिए कि हमने आज 10 तारीख को इसको कैलिब्रेट किया, अब अगले 10 तारीख तक हम इसको वैलिड मानते हैं। ठीक है। डॉक्यूमेंट, अब जैसे पिछले एग्जाम्पल से ही समझ लीजिए कि हमने जब कैलिब्रेट कर लिया तो हमने उसको डॉक्यूमेंट पे प्रूफ रखा है कि नहीं रखा। प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन एरिया जो है वो मॉनिटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं बाइबल काउंट तो नहीं आ रहे हैं, कहीं क्लीनिंग बची तो नहीं है, क्यूसी की टेस्टिंग हो रही है नहीं, स्टोरेज सही से हम कर पा रहे हैं कि नहीं, कंप्लेन एंड रिकॉर्ड सेम वैसे ही कि हम मार्केट से कंप्लेन ले पा रहे हैं या अपने प्रोडक्ट मंगाने वापस लेने में कैपेबल है या नहीं, ये सब जीएमपी के अंदर आता है। अब देखते हैं वाई जीएमपी इज इम्पोर्टेंट। क्या हो जाएगा अगर हम जीएमपी फॉलो नहीं करें। आपने बहुत जगह सुना होगा कि इस कंपनी को सीज कर दिया गया, ये कंपनी ने गलत दवा बना दी, ये हो गया वो हो गया, तो आखिर ये क्यों है, जीएमपी फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कैलिब्रेशन का, विंग बैलेंस का, अब हमने कोई प्रोडक्ट में 2 किलो एपीआई डालनी है, अब हमने 2 किलो 5 ग्राम एपीआई डाल दी, तो उससे क्या हो जाएगा, होना तो कुछ नहीं है। टेस्टिंग में थोड़ा सा माइनर सा डेविएशन आएगा, या हो सके थोड़ा सा कलर का चेंज है, टेस्टिंग में थोड़ा सा माइनर सा डेविएशन है, हो सकता है आपकी यील्ड वैल्यू थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन इफेक्ट क्या है, जो मेन इफेक्ट है वो तब पता चलता है जब ये पेशेंट कंज्यूम कर लेगा। तो सबसे पहली जो चीज है जीएमपी क्यों इम्पोर्टेंट है, वो है मेडिसिन आर सेफ फॉर पेशेंट। मैं काम कर रहा हूँ, आप भी कल को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करोगे, हमारी भी फैमिली है, हमने अगर गलत दवा बनाई, कल को वो बाहर न जाकर किसी हमारे फैमिली मेंबर ने ली तो उनके साथ भी कुछ अनसर्टेन हो सकता है। तो ये हम कैसे रोकेंगे, तो ये रोकने का बस एक ही तरीका है कि हम जीएमपी फॉलो करेंगे अपने मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, अपने प्रोडक्शन के टाइम पे, अपने जो भी काम है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अंदर रख के करेंगे। ठीक है। एवरी बैच इज मैन्युफैक्चर्ड कंसिस्टेंटली। हमने एक बैच अगर हमने 25 mg निकाला, दूसरा लॉट जब हम 25 mg का निकाल रहे हैं, तो पहले लॉट की मेडिसिन में और दूसरे लॉट की मेडिसिन में कोई अंतर नहीं आएगा। ये कराता है उसे जीएमपी, क्योंकि हमने सेम प्रोसीजर फॉलो किया है, तो डेविएशन का तो चांस नहीं बनता। कंटामिनेशन इज प्रिवेंटेड, हम कंटामिनेशन रोक पाते हैं जीएमपी की वजह से। अब जैसे मान लो हमने मेडिसिन बना ली, मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू कर दी, अब हमें नहीं पता, अब हम जीएमपी फॉलो ही नहीं कर रहे, हमें नहीं पता एरिया कल का क्लीन हुआ है, आज क्लीन हुआ है कि नहीं हुआ है, जिस वेसल में हम मेडिसिन घोल रहे हैं पता नहीं वो कब का क्लीन है कि नहीं है, तो कंटामिनेशन के चांस रहेंगे। इसलिए जीएमपी से हम डॉक्यूमेंटेशन के जरिए ये पता करते हैं कि हाँ भाई ये टैंक जो है मैन्युफैक्चरिंग में ले रहे हैं, ये कल की क्लीनिंग है, इसको दोबारा सीआईपी करो, एसआईपी करो, रिंसिंग करो, तब जाके हम इसको मैन्युफैक्चरिंग में लेंगे। ठीक है।
सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आती है वो यहाँ पे है, मिक्सअप एंड लेबलिंग एरर आर अवॉइडेड। मिक्सअप एंड लेबलिंग एरर ये एक बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की। और आपको मैं बता दूं कि मिक्सअप एंड लेबलिंग एरर की कोई माफी नहीं होती, चाहे किसी भी इंडस्ट्रीज का आप एग्जाम्पल ले लो। अगर आपने मिक्सअप कर दिया या लेबलिंग एरर हुई आपकी, आप सीधा कंपनी से बाहर जाओ। ये एक बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, लेबलिंग एरर और मिक्सअप। कई कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस तक खत्म हो जाते हैं इस गलती से। ये एकदम से आप समझो कि रेड मार्क एरर है किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए। सीधी सी बात है, अब मान लो आप पैरासीटामोल भी बना रहे हो, सिट्राजिन भी बना रहे हो। अब अगर आपने सिट्राजिन के लेवल पे पैरासीटामोल पैक कर दिया तो क्या होगा? जिसने सिट्राजिन ले लिया वो पैरासीटामोल ले लेगा। आप समझ पा रहे हो ये कितनी बड़ी गलती हो सकती है? ठीक है, तो मिक्सअप एंड लेबलिंग एरर को सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस से ही रोका जा सकता है, अदरवाइज कोई तरीका नहीं है। जब हम डॉक्यूमेंट करेंगे कि हाँ इस लॉट में ये लेबल लगनी है, लेबल लगने के बाद हम वहाँ वेरीफाई करेंगे कि हाँ इस बंदे ने लेबल लगाया, इस बंदे ने वेरीफाई करा, फिर उसके बाद एक अप्रूव लगेगा कि हाँ मैंने तो चेक किया लेवल अप्रूव है, तब जाके वो बैच आपके पैकिंग से निकल के वेयर हाउस जाएगा। वेयर हाउस से जब मार्केट के लिए जाएगा तब भी एक बार चेक होगा। समझ? तो ये एक क्रिटिकल चीज है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर डॉक्यूमेंटेड एंड ट्रेसेबल। अब ये लाइन एक नई जुटी यहाँ पे, ट्रेसेबल। ट्रेसेबल क्या होता है? तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं किसी चीज की, हमने डॉक्यूमेंटेड करी, अब हम कैसे मान ले कि जो डॉक्यूमेंट हुई है वो वैलिड है कि नहीं? तो हम पता करते हैं उसकी ट्रेसेबिलिटी कैसी है। तब जैसे हमने बैच पूरा बना लिया, अगर हम चाहें तो हमें अगर पता करना है कि मैन्युफैक्चरिंग में कितना एपीआई डाला, तो वो ट्रेसेबल होना चाहिए हमारे पास बैच रिकॉर्ड में, वो होना चाहिए कि ये चीज इतनी डली है। ठीक है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आर मेट। जीएमपी ये भी देखता है कि भाई आपकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है। अब जैसे आप मान लो यूएस एफडीए के लिए जो मेडिसिन बना रहे हो और ईयू यूरोपियन यूनियन के लिए जो मेडिसिन बना रहे हो, उसमें क्या क्या डिफरेंस है। कहीं आपने ईयू का बैच यूएस तो नहीं भेज दिया, यूएस का बैच कहीं ईयू का तो नहीं भेज दिया, तो ये सब हम जीएमपी के थ्रू ही कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए। अब बात करते हैं 5 मेन कंपोनेंट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। 5 P, 5 इंपॉर्टेंट चीज जीएमपी में, 5 सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम रखते हैं अपने नजर में, वो 5 क्या चीज है? तो पहला है पर्सन, पीपल। पर्सन क्या होना चाहिए भाई? तो प्रॉपर ट्रेंड होना चाहिए, प्रॉपर हाइजीन होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। आप उनके पास अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उनको क्या करना है। अब जैसे आपको काम मिला टैंक की सीआईपी करने, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने से पहले आपने सीआईपी कर देनी है टैंक। ठीक है, प्रीमिसेस। प्रीमिसेस कैसा होना चाहिए भाई? तो वेल मेंटेन्ड होना चाहिए, सुटेबल लेआउट होना चाहिए कंटामिनेशन कंट्रोल करने के लिए, इन्वायरमेंट पूरी तरीके से कंट्रोल होना चाहिए। प्रोसेस कैसा होना चाहिए भाई? तो प्रोसेस एकदम वैलिडेट होना चाहिए जो भी मैन्युफैक्चरिंग का है। एसओपीज हमारी रेडी होनी चाहिए। चेंज कंट्रोल मॉनिटरिंग और प्रोसेस मॉनिटरिंग टाइम से होनी चाहिए। फिर क्या? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट तब बनेगा जब आपके पास अप्रूव्ड रॉ मटेरियल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी जाकर डाल दिया। पैरासीटामोल बनाना, पैरासीटामोल नहीं है तो कुछ भी उठा कर डाल दिया, पैरासीटामोल के नाम पे कुछ भी बना के आपने मार्केट में भेज दिया, तो ये नहीं हो सकता। इन प्रोसेस टेस्टिंग होनी चाहिए। अब मैं आपको जैसे अगले कुछ लेक्चर्स के मैं बताऊंगा कि टेस्टिंग कितने तरह की होती है, किन किन प्रोसेस पे हम प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं। तो ये भी एक अलग टॉपिक है, उसमें बताएंगे कि प्रोडक्ट की हर एक स्टेप पे टेस्टिंग की जानी चाहिए, वो टेस्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही है।
फिनिश प्रोडक्ट जो बन गया उसकी टेस्टिंग हुई कि नहीं, प्रॉपर स्टोरेज हुआ कि नहीं, प्रोसीजर कैसा है हमारा, डॉक्यूमेंट का प्रोसीजर कैसा है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं, इक्विपमेंट जो यूज कर रहे हैं उसके लिए लॉग बुक है कि नहीं, कोई डेविएशन हो जा रही है तो हम उसको हैंडल कैसे कर रहे हैं, कोई कापा आ रही है तो उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं, तो ये सब हम जीएमपी के अंडर रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक इमेज के थ्रू दिखाया गया है कि क्या कैसे एक जीएमपी काम करता है, 5 जीएमपी क्या है। अब बात करते हैं कि अगर कोई फॉलो ना करे तो क्या होगा। अब जैसे पीपल की बात करी जाए कि अगर पर्सन प्रॉपर ट्रेन नहीं होगा तो क्या होगा, एम्प्लॉय लैक नॉलेज ऑफ प्रोसीजर एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। अगर देखो ट्रेनिंग ही नहीं मिली है कि तुम्हें क्या करना है, उसको कुछ पता नहीं होगा, उसको कोई प्रोसीजर ही नहीं पता कि एपीआई डालनी कैसे है। अब मान लो जैसे एंटी कैंसर प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब उसको पता ही नहीं कि एंटी कैंसर में एपीआई की रिंसिंग होती है 3 बार। अब अगर वो रिंसिंग ना करे और वो एपीआई डाल ली और उसने एपीआई का बैग डिस्कार्ड कर दिया तो क्या होगा, उसके साथ जो एपीआई के ट्रेसेस होंगे वो बाहर आएंगे, इन्वायरमेंट में आएंगे, उससे बीमारियां फैलेगी और नुकसान होगा। ठीक है, तो अगर उसको नॉलेज ना हो अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड का तो क्या रिस्क हो सकता है। तो इनकरेक्ट हैंडलिंग ऑफ मटेरियल और इक्विपमेंट इंक्रीज रिस्क ऑफ कंटामिनेशन, नॉन कंप्लायंस विद एसओपी एंड रेगुलेशन। हो सकता है अगर आपको प्रोसीजर ना पता हो तो आप रेगुलेटरी के जो नियम है वो तोड़ लो। हो सकता है अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया जो उस रेगुलेटरी ने नहीं रखा था अपनी गाइडलाइंस में, तो ये एक बहुत बड़ी रिस्क हो सकती है कि अगर आपने मेडिसिन भेज दिया, मान लो सारी टेस्टिंग हो गई, मेडिसिन पास भी हो गया, तो अगर वो मेडिसिन जैसे यू में चला गया यूरोप, अब यूरोप ने वहां टेस्ट करा, बोला ये भाई ये तो हमारे स्टैंडर्ड में है नहीं, प्रोडक्ट वापस लो, तो ये एक बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। और इस लॉस के चक्कर में उस इंसान की नौकरी भी जा सकती है। गुड हाइजीन, हाइजीन तो ये तो क्या बोल सकते हैं इसको, ये तो परमानेंट ही होनी चाहिए कि आप एक फार्मास्यूटिकल में काम कर रहे हैं तो आप वेल ग्रूम्ड होने चाहिए, नो बियर्ड, नो मुस्टैच, प्रॉपर ट्रिम्ड हेयर एंड दूसरी जो भी हाइजीन होती है, नेल कट, नेल पिन, ये सब होने चाहिए। अब ये अगर नहीं करे तो क्या हो सकता है, सबसे बड़ी बात कंटामिनेशन फैल सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं और प्रोडक्ट को खराब कर सकते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उसको अपनी ड्यूटी पता होनी चाहिए। अब ड्यूटी ही नहीं पता उसको, अब जैसे आपने उसको ट्रेनिंग ही नहीं दे रखी है कि भाई एपीआई ये आधे घंटे घोलना है, 1 घंटे घोलना है, उसने 10 मिनट घोल दिया और पैक कर आगे बढ़ा दिया, तो ये सब एक रिस्क है जो पर्सन से हो सकते हैं। ठीक है, अपने मिसेज से क्या हो सकते हैं, अगर हमने क्लीनिंग सही से नहीं करी तो डॉट और डस्ट आएगी जो सीधा प्रोडक्ट को कंटामिनेट करेगी। प्रॉपर अगर एनवायरमेंट कंट्रोल नहीं किया तो टेम्परेचर ह्यूमिड एयर फिल्ट्रेशन मॉनिटर नहीं हो पाएगा, जिससे माइक्रोबियल ग्रोथ होगी। और सीधा अगर माइक्रोबियल की ग्रोथ हुई तो सीधा सा है कि रेगुलेटरी से आपका प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सुटेबल लेआउट नहीं है अगर प्रीमिसेस का तो क्रॉस कंटामिनेशन हो सकते हैं। अगर आपने लेआउट ही नहीं बना रखी, किधर से मटेरियल इन करना, किधर से आउट करना, किधर स्टोर करना, तो ये तो मिक्स होना ही होना है। अब प्रोसेस बात करें तो अगर आपके पास वैलिडेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं है, अगर आपने एक प्रोसेस नहीं बना रखा है कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी, ये मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे बनाते हैं, कैसे एक प्रॉपर एसओपी लिखते हैं, मैं सब बताऊंगा आपको अगले आने वाले लेक्चर्स में। अब मान लो जैसे वो आपके पास है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं। अब जैसे आप अपना एग्जांपल लेके देखो, अगर आपने कभी एसओपी नहीं देखी और मैं आपको सीधा ले जाऊं मैन्युफैक्चरिंग में, आपको सारे एपीआई और एग्जीक्यूटिव दे दूं और बोलूं कि भाई तुम कर ले काम, जैसे करना कर ले, मेरे को शाम तक बैच रेडी चाहिए, तो आपने गड़बड़ करना ही है क्योंकि आपको प्रोसेस पता नहीं है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी है कि नहीं है, एसओपी अगर नहीं है, अगर है भी तो क्लियर है कि नहीं, अगर नहीं होगी तो क्या होगा, ह्यूमन एरर के चांस बढ़ेंगे। अगर एसओपी में मेंशन भी नहीं है कि आपको एपीआई कब डालना है, एग्जीक्यूट कब डालना, मिक्सिंग कितनी करनी है, सीआईपी कैसे करना है, प्रोडक्ट को रोटेट कितनी देर करना है, प्रेशर ट्रांसफर कैसे करना है, तो गड़बड़ तो होना ही होना।
चेंज कंट्रोल एंड प्रोसेस मॉनिटरिंग हो रहा है कि नहीं। अब जैसे चेंज कंट्रोल क्या है, चेंज कंट्रोल अगर किसी चीज को आप चेंज कर रहे हो तो उसके लिए एक वैलिडेटेड कंट्रोल प्रोसीजर होता है जिसको चेंज करना है। अगर वो कंपनी फॉलो ही नहीं कर रही तो आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, आपके पास तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। अब मान लो आपने 7 नंबर की टैंक में प्रोडक्ट बनाना, 7 नंबर नहीं है, आपने 25 नंबर की टैंक में बना दी। अब आपको नहीं पता ना 25 नंबर की टैंक इसके लिए क्वालिफाइड है या नहीं, क्या पता वो मेडिसिन जो है उस प्रोडक्ट वेसल से ही रिएक्ट कर ले। ठीक है। अब आते हैं प्रोडक्ट पे, तो रॉ मटेरियल अप्रूव है या नहीं है, ये जीएमपी डिसाइड करेगा ना भाई कि रॉ मटेरियल अप्रूव है कि नहीं। अगर आपने अनअप्रूव ले ली तो हो सकता है जो एपीआई या इफेक्ट देनी थी वो नहीं देगी, या प्रोडक्ट बन गया, टैबलेट आपने बना ली या इंजेक्शन आपने बना लिया, अब वो किसी काम का नहीं है। और सबसे बुरा तब हो सकता है जो कुछ और वो इफेक्ट और ही दे दे। इन प्रोसेसिंग टेस्टिंग हुई है कि नहीं हुई है उसकी। अब मान लो जैसे इन प्रोसेस टेस्टिंग, आपने एपीआई डाली, फिर सैंपल निकाला, टेस्ट किया कि हाँ भाई ये एपीआई घुली कि नहीं घुली। अगर आपने टेस्ट किया ही नहीं, आपको क्या पता एपीआई उसमें घुल गई है नहीं घुली है। फिर आप उसका टेबलेट पंच करोगे तो किसी में 5 mg आएगा, किसी में 50 mg आएगा। ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट टेस्टिंग, फाइनल प्रोडक्ट की टेस्टिंग हुई है कि नहीं। अब जैसे मैंने बोला कि अगर आपने ये प्रोसेसिंग टेस्टिंग नहीं करी तो आपको कैसे पता कि एपीआई मिक्स हुआ कि नहीं। अब सेम अगर आपने उसका टेबलेट पंच कर लिया और फाइनल टेस्टिंग नहीं की है तो क्या होगा, किसी में 5 mg चला जाएगा, किसी में 25 mg चला जाएगा। अब जिस पेशेंट को खानी है 5 mg, आपने टेबलेट पे लिख रखा है 5 mg, लेकिन उसने खाई है उसमें 25 mg थी, वो पेशेंट को तो साइड इफेक्ट आना ही है। एंड पेशेंट ने अगर कंप्लेन रेज किया, गवर्नमेंट ने चेक किया, तो आपको प्रोडक्ट रिकॉल करनी है। तो सीधा सा ये पेशेंट को भी लॉस है, कंपनी को भी फाइनेंशियल लॉस है। अब आते हैं प्रॉपर स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो सबको पता है। अगर आपने प्रोडक्ट ठीक से नहीं रखा तो सेल्फ लाइफ खराब होनी है। अब आते हैं प्रोसीजर, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपके प्रोसीजर सही नहीं होंगे तो क्या क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं। और आपको अगर डिटेल जाननी है तो यहाँ मेंशन कर रखी है मैंने, आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो रोक कर आप इसको पढ़ सकते हो। जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है इक्विपमेंट लॉग, no record of equipment use or maintenance, undetected equipment failure। अब इक्विपमेंट की लॉगबुक की नहीं, जो मशीन आप यूज कर रहे हो जैसा उसका डॉक्यूमेंट भी नहीं है कोई, तो आपको क्या पता वो डॉक्यूमेंट कैलिब्रेटेड भी है या नहीं है, सही रिजल्ट दे रहा नहीं दे रहा, तो गड़बड़ तो होना है। अब आते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जीएमपी। जीएमपी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो अभी तक मैंने आपको बताया कि वो सब कैसे करते हैं, तो उनका कुछ एक रूल। अब रूल क्या है भाई, फर्स्ट जीएमपी रूल बोलता है कि राइट क्लियर प्रोसीजर। आप जो भी लिख रहे हैं सही से लिखिए और क्लियर प्रोसीजर में लिखिए। ऐसा नहीं कि आपने एक मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस लिखने बोला, आपने सीधा एक पैराग्राफ लिख दिया, नहीं। जीएमपी बोलता है कि छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखिए उसको। फॉलो अप्रूव प्रोसीजर एग्जैक्टली। अब जो आपने लिखा है, आपको जो लिखी हुई मिली, एग्जैक्ट वही प्रोसीजर फॉलो करना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में लिखी है कि आपको एक वेसल्स की रिंसिंग 10 बार करनी है तो आपने 10 बार रिंसिंग करनी है, ना एक ज्यादा ना एक कम, 10 बार करनी ही करनी है। डॉक्यूमेंट एवरी एक्टिविटी एक्यूरेट, जो भी आपने किया उसको डॉक्यूमेंट कीजिए। अब आपने वेसल को 10 बार धोआ तो आपने नोट करना होगा कि हाँ मैंने 10 बार वेसल क्लीन कर दी है। वैलिडेट क्रिटिकल प्रोसीजर, हर क्रिटिकल प्रोसीजर को पहले से वैलिडेट करना है कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तब जाके हम चेक कर रहे हैं कि भाई वो टैंक चलता है कि नहीं चलता, वो चेक कर ले। ऐसा नहीं होता, पहले चेक करना है कि वो टैंक चल रहा है कि नहीं चल रहा, तब जाके उसमें काम शुरू करना। ट्रेन पर्सन रेगुलेटरी सर, पर्सन की ट्रेनिंग हमेशा कुछ कुछ फ्रिक्वेंसी टाइम पे होते रहनी चाहिए कि हाँ भाई आपको मैन्युफैक्चरिंग आता है कि नहीं, चलो आपको मैं ट्रेनिंग देता हूँ, ये वो सब करते रहना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कोई भी डेविएशन जो हो रही है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। डेविएशन और इन्वेस्टिगेशन ये
बहुत बड़ा टॉपिक है। जो भी लोग क्यूए में या क्यूएमएस में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए ये चीज बहुत मायने रखती है कि डेविएशन क्या है, इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक्स ज्यादा नहीं तो बेसिक्स भी तो पता होना चाहिए। जब आप इंटरव्यू में बैठते हो तो एक अच्छा इंप्रेशन आता है कि हाँ भाई इस बंदे की बेसिक्स क्लियर है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स। ऑपरेटर वियर स्टेराइल गारमेंट बिफोर एंटरिंग अ क्लीन रूम। ये एक जीएमपी का एग्जांपल है। आप कुछ भी पहन के नहीं जा सकते फार्मास्यूटिकल एरिया में, या मैन्युफैक्चरिंग में तो और नहीं जा सकते आप। इसके लिए तो फिर एक स्टेराइल यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी। जो भी स्टेराइल मतलब जो कंटामिनेशन फ्री हो, वो अच्छे से क्लीन करी गई है एक स्टेप के द्वारा, तब आप उसको पहन के जा सकते हो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। ठीक है, एवरी मैन्युफैक्चरिंग स्टेप इन रिकॉर्डेड। जो भी आपने मैन्युफैक्चरिंग के दौरान किया है वो रिकॉर्ड होना चाहिए। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग एकदम क्लीन रूम की होनी चाहिए। इक्विपमेंट क्लीन अकॉर्डिंग टू वेरिएटेड प्रोसीजर। मटेरियल लेबल्ड होने चाहिए, अप्रूव्ड है, रिजेक्ट है, क्वारंटीन में है, वहां पे लिखा होना चाहिए। ठीक है, जब ये इमेज है देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑपरेटर जो भी है, जो डिलीवरी कर रहे हैं या जो खड़े भी है, वो एक क्लीन रूम इक्विपमेंट पहन के रेडी है क्लीन रूम में जाने के लिए। आप देख सकते हैं उधर दो टाइप की ड्रेसें रखी है। ये जो आप देख रहे हो ये ब्लू, ये प्राइमरी ड्रेस है। उसके बाद वो एक व्हाइट जो ड्रेस रखी है वो पहनेंगे, तब जाके वो क्लीन रूम में एंटर करेंगे। दूसरा, ये लेबलिंग की है। अब आप देख रहे हो इधर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। यहाँ पे आप देखोगे इमेज में तो एक लिखिए क्लीन लॉग रिकॉर्ड। कोई भी आप चीज उठा रहे हो या कोई भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हो तो वहां पे वो लिखनी पड़ती है कि अगर आपने एक मैन्युफैक्चरिंग टैंक क्लीन किया तो वहां पे आप लिखोगे कि हाँ मैंने 10 तारीख को, डेट वहां लिखोगे कि आज 10 तारीख। इक्विपमेंट नंबर लिखोगे कि मैंने 10 तारीख को 7 नंबर, इक्विपमेंट आईडी का नंबर 7, क्लीन बाई मी। वहां पे अपना नाम और सिग्नेचर करोगे। फिर उस क्लीन को ही एक बंदा वेरीफाई करेगा कि हाँ तुमने क्लीनिंग कर ली, तो वो फिर वेरीफाई बाई में अपना नाम और सिग्नेचर करेगा वहां पे कि हाँ मैंने चेक किया कि ये वेरीफाई हुआ है। अब ये मटेरियल की लेवल है, क्वारंटीन में है, होल्ड फॉर टेस्टिंग है, अप्रूव है या रिजेक्ट है, ये लेवल मटेरियल पे लगी होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग पे जब भी आप एपीआई लोगे तो वहाँ पे एक लेवल लिखी रहती है कि हाँ ये अप्रूव्ड है मैन्युफैक्चरिंग के लिए या रिजेक्ट है, ये नहीं करना। अब बेनिफिट्स क्या है? जीएमपी ने तो इतने सारे नियम कानून लगा दिए, कुछ फायदा है कि नहीं? फायदा है ना। पहला फायदा, इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी। आपने जो बनाई पेशेंट के लिए सेफ है। कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी, आपने जो बनाई सारी सेम क्वालिटी की है, सारी चीजें। रेगुलेटरी कंप्लायंस, आपने यूएसएफडीए के लिए प्रोडक्ट बनाई, यूरोपियन यूनियन के लिए बनाई, चाइना के लिए बनाई या रसिया के लिए बनाई, सब जगह आपका प्रोडक्ट सेफ है क्योंकि आपने जीएमपी फॉलो कर रखा है। रिकॉल और कंप्लेन आप हैंडल कर सकते हो। ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, आपने डॉक्यूमेंटेड रखा है जीएमपी। आप जल्दी से जल्दी ज्यादा बैच मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। और सबसे बड़ी बात, जो कंपनी की रेपुटेशन बनती है कि ये कंपनी जीएमपी क्वालिफाइड है, इसने अच्छी मेडिसिन बनाई है। जैसे आप बड़ी बड़ी कंपनियों को देखना, वो इसीलिए फेमस है क्योंकि वो अपना जीएमपी फॉलो करते हैं। अब बताते हैं जीएमपी और क्वालिटी कंट्रोल में फर्क क्या है। जीएमपी क्या करता है भाई, तो गलती होने से रोकता है। और क्यूसी क्या करता है, गलती खोजता है। ठीक है, जीएमपी के अंदर पूरा आपका सिस्टम आता है, क्या क्यूए हो, क्यूसी हो, प्रोडक्शन हो, वेयर हाउस हो, जो भी एक फार्मास्यूटिकल के अंदर है वो सारी चीजें जीएमपी के अंदर कवर होती है। जबकि क्यूसी सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए होता है। जीएमपी का मेन काम क्या है, डॉक्यूमेंटेशन है, ट्रेनिंग है और वैलिडेशन। क्यूसी क्या करता है, सिर्फ सैंपलिंग एंड लैब एनालिसिस। जीएमपी क्या है भाई, तो एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। किसी काम को होने से पहले ठीक करना, ये जीएमपी का काम है। और क्यूसी का काम क्या है, जब गलती हो चुकी है उस गलती को खोजना और ठीक करना क्यूसी का काम। अब जीएमपी रेगुलेट कौन करते हैं, तो डिफरेंट कंट्री है देयर ओन जीएमपी रेगुलेशन। अब जैसे इंडिया में सीडीएससीओ करता है,
एंड शेड्यूल एम फॉर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो ये CDSCO जो है वो इंडिया में GMP रेगुलेटरी कंप्लायंस का करता है। यूनाइटेड स्टेट में कौन करता है? तो उसकी FDA है। 21 CFR पार्ट 210 एंड 211 ये आपने पढ़ना। अगर आप QA में आना चाहते हो तो ये 21 CFR एंड 210 पार्ट इसके और 211 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एकदम रटा होना चाहिए। यूरोपियन यूनियन क्या है? EU की GMP गाइडलाइंस है। WHO भी करता है, WHO की GMP गाइडलाइंस है। अब इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है? मैं आपको इस वीडियो पे जो है GMP का एक हल्का सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। GMP आपको क्यों करनी चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट है, कल कौन फार्मास्यूटिकल में आओगे, इंडस्ट्रीज में आओगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कितना क्रिटिकल चीज है। ठीक है। GMP इंश्योर करता है कि जो आपने बना रखा है और जो आप फ्यूचर में बनाओगे वो एकदम परफेक्ट। एंड थैंक यू फॉर अपना टाइम देने के लिए। एंड आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर नहीं अच्छा लगा हो, कोई कमेंट हो या कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बेझिझक पूछिए। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।